नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो का टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लेन में ऑटो पायलट होने के बाद भी भला पायलट्स की जरूरत क्यों पड़ती है। यार ये सोचने वाली बात है कि अगर इतने बड़े प्लेन को, जिसमें हजारों पैसेंजर्स जमीन से कई हजार फीट ऊपर उड़ान भरते हैं, उसे ऑटो पायलट पे ही चलाना होता है, तो इतने सालों की पढ़ाई करके जो लोग पायलट्स की डिग्री हासिल करते हैं वो भला किस काम की। और अगर वाकई में पायलट्स की जरूरत होती है तो कैसे होती है। एरोप्लेन से जुड़े फैक्ट्स, उसके अंदर के पार्ट्स जो बेहद दिलचस्प लगेंगे आपको जानने में, इन सबको आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आज से करीब 117 साल पहले यानी 1903 में पहला एरोप्लेन ने अपनी उड़ान भरी थी और तब से लेके अब तक ना जाने कितनी फ्लाइट्स ने लोगों को दुनिया भर में घुमाया है। इन 117 सालों में हवाई जहाज के अंदर इतने ज्यादा चेंजेस आ गए हैं कि हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आओ यार, आसमान में छलांग लगाई जाए और एरोप्लेन के बारे में दिलचस्प चीजें जानी जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभित गोस्वामी और आप देख रहे हैं और मिस्टीरियस यूनिवर्स चैनल। मेन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आइए एरोप्लेन्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। क्या आपको पता है पूरी दुनिया में इस वक्त 23,600 एयरक्राफ्ट्स है, यानी इतने प्लेन्स इस वक्त मौजूद है जो एक बेहतर यानी वर्किंग हालत में है। इसमें पैसेंजर्स और कार्गो एयरक्राफ्ट दोनों आते हैं। हर दिन हवा में कितने फ्लाइट्स उड़ती है क्या आपको पता है। तो मार्च 2020 में लगभग 1,75,000 से लेकर 1,80,000 तक फ्लाइट्स रोज उड़ा करती थी। 2018 में 160 प्लेन क्रैश इंसिडेंट सामने आए थे, जिसमें 13 फैटल एक्सीडेंट्स थे। फैटल एक्सीडेंट्स मतलब दो प्लेन्स का आपस में टकरा जाना, और बाकी के एक्सीडेंट्स में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर किसी फाइट की वजह से प्लेन क्रैश हुए थे। इन प्लेन्स में फाइटिंग और कार्गो प्लेन्स दोनों एक साथ है। और इन सारे एक्सीडेंट्स में टोटल 534 लोगों की मौत हुई थी। 54 लाख में से सिर्फ एक पैसेंजर प्लेन क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी बताई जाती है। फिर भी 2.5% से 6.5% तक पॉपुलेशन हवाई जहाज में सफर करने से डरती है। तो एक पैसेंजर प्लेन की कॉस्ट कितनी होती है क्या आपको पता है। तो बोइंग 737 एक नैरो प्लेन है जो एक मीडियम साइज का होता है। उसकी कॉस्ट इस वक्त $50 मिलियन है, जबकि जेट्स की कॉस्ट $300 मिलियन तक पहुंच जाती है। आपने कभी सोचा है कि प्लेन्स आखिर कितनी ऊपर तक उड़ते हैं। तो एक नॉर्मल पैसेंजर प्लेन की बात करें तो 31,000 से लेकर 38,000 फीट तक, इससे ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन फिर पैसेंजर्स की सेफ्टी को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए अब एरोप्लेन के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। कितने पार्ट्स एरोप्लेन में होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है, आइए जानते हैं। ये जो बाहर गोल से बड़े बड़े दिखते हैं इन्हें कहते हैं टरबाइन इंजन्स। इनका काम क्या होता है। टरबाइन इंजन्स को रोटेटरी इंजन्स भी बोला जाता है, जो कंबस्टन गैसेस के फ्लो में बहुत सारी एनर्जी बाहर निकालते हैं। आखिर कंबस्टन गैस होती क्या है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन होती है हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। जब रिएक्शन होती है तब हीट और लाइट एनर्जी बहुत तेजी से निकलती है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू हीट एनर्जी। तो टरबाइन इंजन अंदर से कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो आसान भाषा में समझे तो टरबाइन इंजन एक कंबस्टन इंजन होता है जो नेचुरल गैस को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। फिर ये मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर को चलाती है, जो फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके प्लेन को चलाता है। फिर जो ये मेन पार्ट आप देखते हो, प्लेन का सबसे बड़ा पार्ट जो दिखता है उसे कहते हैं फ्यूजलेज। इसके बिना प्लेन का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन सकता, खासकर पैसेंजर प्लेन्स का, क्योंकि इस पार्ट को बना ही पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए है। कभी सोच के देखो, अगर फ्यूजलेज नहीं होगा तो पैसेंजर्स बैठेंगे कहां पर, टरबाइन इंजन पर या फिर विंग्स पर। फ्यूजलेज का और कोई स्पेशल काम नहीं होता सिवाय यात्रियों को बिठाने के। प्राइवेट जेट्स, बिग एरोप्लेन्स, फाइटर जेट्स, सब में फ्यूजलेज होता है, लेकिन इसका साइज बदल जाता है। जैसे फाइटर प्लेन्स को बहुत तेज स्पीड चाहिए होती है, तो वेट को कम करने के लिए उनका फ्यूजलेज काफी छोटा होता है। वहीं पैसेंजर प्लेन्स का फ्यूजलेज सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वहां मकसद लोगों को बिठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। उसके बाद जो फ्यूजलेज के आगे आता है इसे कहते हैं कॉकपिट, जहाँ पे जो पायलट्स लोग होते हैं वो बैठते हैं। इसको आप आसानी से देख सकते हो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट आते हैं विंग्स। यार एरोप्लेन को छोड़ो, किसी जिंदा चीज को उड़ते हुए अगर हम देखते हैं, जैसे चील, कौवे, इन सब के पास पंख होते हैं। बिना पंखों के किसी को उड़ते हुए देखा है। सोच के हंसी आती है ना। तो जब जिंदा चीज बिना पंखों के यानी विंग्स के नहीं उड़ सकती, तो प्लेन्स तो फिर भी इंसानों ने बनाए हुए हैं। ये भला बिना विंग्स के कैसे उड़ सकते हैं।
अब बात करें इनके असली काम की, तो ये हवा में बैलेंस बनाए रखने के काम आते हैं। एयर का प्रेशर ऊपर आसमान में बहुत ज़्यादा होता है, तो वो प्रेशर प्लेन को आगे नहीं बढ़ने देता। तो कोई चीज़ चाहिए होती है जो हवा के बहाव को चीरते हुए आगे बढ़े, जो प्लेन के विंग्स इस काम को बखूबी निभाते हैं। हवा एरोडायनेमिक ड्रैग को मोशन में भी प्लेन को रोकती है। तो आजकल विंग्स के ऊपर विंगलेट्स लगे आ रहे हैं जो एरोडायनेमिक ड्रैग को काफ़ी कम करते हैं, जिससे आजकल प्लेन्स के जो क्रैशेस हो रहे हैं वो भी काफ़ी कम हो रहे हैं। अब उसके बाद आते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेबलाइजर्स, जो फ्यूजलेज के आखिर में लगे रहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, हॉरिजॉन्टल यानी 0 से 180 डिग्री एंड वर्टिकल यानी 90 से 270 डिग्री, और स्टेबलाइजर यानी किसी चीज़ को स्टेबल करने वाली चीज़। अब हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स विंग की तरह काम करते हैं, जिन्हें हम छोटे विंग्स भी कह सकते हैं। इनका काम भी विंग्स की तरह प्लेन को बैलेंस रखना होता है, लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को टेल प्लेन भी बोला जाता है, जो मेन लिफ्टिंग सरफेस यानी विंग्स के तुरंत बाद ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को संभाल लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्टिकल डायरेक्शन, जो ऊपर नीचे की डायरेक्शन को बैलेंस करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन मानी जाती है प्लेन्स के लिए। बिना वर्टिकल स्टेबलाइजर्स के फ्लैट को बैलेंस रखना इम्पॉसिबल माना जाता है, क्योंकि फिर प्लेन ऊपर नीचे की तरफ डगमगाने लगेगा, जो काफी डेंजरस साबित हो सकता है। और वर्टिकल स्टेबलाइजर का निकनेम होता है रडर। वैसे तो प्लेन्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिन्हें 8 से 10 मिनट की वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान यानी आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए इतना पता होना भी काफ़ी है। आफ्टर ऑल ये चैनल का मकसद ही हर फील्ड में एजुकेट करना है। चलिए अब मेन टॉपिक की तरफ बात कर लेते हैं। आखिर ऑटो पायलट होने के बाद भी पायलट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑटो पायलट काम कैसे करता है। तो ऑटो पायलट में बहुत सारे सिस्टम्स इकट्ठा होकर प्लेन के अलग अलग ऑपरेशंस पर अपना हक जमा लेते हैं। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर के मैट्रिक्स प्लेन को ऑर्डर देते हैं कि कैसे फ्लाई करना है, जिसमें नेविगेशन, ऑल्टीट्यूड, स्पीड, इंजन थ्रस्ट जैसी चीज़ें आती है। क्या आपको पता है फाइटर प्लेन्स में भी ऑटो पायलट होता है, पर वहाँ चीज़ें नॉर्मल पैसेंजर प्लेन से बहुत अलग हो जाती है। फाइटर प्लेन्स में रैपिड मूवमेंट करना पड़ता है, जैसे कि गोलियां चलाना, अलग अलग मिसाइलें लॉन्च करना। तब पायलट का ध्यान मल्टीपल ऑर्डर्स देने की वजह से भटके ना, इसलिए ऑटो पायलट वहाँ पर बहुत मायने रखता है। अब बात आती है कि अगर ऑटो पायलट में रखने से सब कुछ इतनी बढ़िया तरीके से हो जाता है, मतलब कुछ नहीं करना पड़ता, तो पायलट आखिर फ्लाइट के दौरान आखिर करते क्या है? क्या वो सो जाते हैं या फिर टाइम पास करते हैं? जी नहीं। फ्लाइट की उड़ान से पहले वेदर कैसा है, क्या आगे चलकर तेज तूफान तो नहीं आने वाला या फिर तेज बारिश, इन सबको देखना एक पायलट का काम होता है। और एक बात और बता दूं, ऑटो पायलट पर तो मशीन एकदम फर्स्ट क्लास चलेगी, लेकिन अगर उन मशीनों में खराबी आ जाए तो फिर उसे कौन ठीक करेगा? मशीनें तो खुद अपने आप ठीक नहीं कर सकती ना। इसीलिए पायलट्स को मशीनों को टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं, क्योंकि इतने सारे पैसेंजर्स जो उस प्लेन में सफ़र करेंगे, उन सब की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पायलट पे होती है। प्लेन का हेड वही होता है, इतना सारा प्रेशर उन्हें झेलना पड़ता है। दिस इज़ नॉट एन ईजी जॉब टू डू। तो अब पता चल गया होगा यार कि ऑटो पायलट हो ना हो, बिना पायलट्स के प्लेन नहीं उड़ाया जा सकता। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।